मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो बेटा? सभी अच्छे से हो? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में, जिसमें कि हमने बात की कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा में उपयोग करने वाले जो कंपोनेंट्स है या फिर जो अवयव है, उनके सिंबल्स के बारे में चर्चा की थी हमने। उसके बाद उनके प्रतीकों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से हमने जान लिया था। और हमने एक ओपन सर्किट कैसे बनाते हैं, एक क्लोज सर्किट क्या होता है, उसकी उन दोनों की विशेषताएं क्या होती है, ये सभी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि जो विद्युत धारा होती है उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे कि तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कुछ प्रभाव भी इनमें होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है और जो सर्किट ब्रेकर है वो कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर हम बात करेंगे आईएसआई मार्क की विशेषताओं के बारे में, उसके बारे में भी डिटेल में आज हम जाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से। कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, जब विद्युत धारा बहती है एक सर्किट में, तो क्या होता है वहां पर? क्या उसमें कुछ ताप आता है? तो उसी जो जो ताप का जो बहाव होता है उसमें, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ताकि कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। तो बच्चों, जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि किसी भी एक जो कंडक्टर है उससे होकर जब प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। उसमें जो है क्या हो जाती है बेटा? ऊष्मा या हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तापन प्रभाव के उपयोग करने वाले उपकरणों में इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए चालक या तापन तत्व लगे होते हैं। तो आपको पता है, हम लोग अपने घरों में आयरन बॉक्स यूज करते हैं, टोस्टर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टव्स का यूज करते हैं, वाटर हीटर्स यूज करते हैं, केटल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है बेटा? ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो किसके लिए उपयोग किया जो किस पर निर्धारित है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का जो तापन प्रभाव है उस पर ये निर्भर करता है। ठीक है। तो जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा क्या हो जाती है? उत्पन्न होती है। ठीक है। और तापन प्रभाव जो है का जो उपयोग करने वाले जो उपकरण है, जो हम अपने घरों में नित्य यूज करते हैं, इन इस उद्देश्य के लिए इसमें डिजाइन किए गए चालक या तापन तत्व लगे होते हैं। ठीक है। चलिए, अब इन तापन तत्वों का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिटेल में पढ़ा था बेटा, तो उसमें जो फिलामेंट होता है उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा है, ताकि जब भी बल्ब प्रकाशित होता है उसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है, तो वो क्या नहीं होता? खराब नहीं होता जल्दी से, है ना। तो इसीलिए इन तापन तत्वों का जो गलनांक होता है वो कैसा होता है बेटा? यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, जिससे उत्पन्न ऊष्मा से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। तथा ये ऑक्सीकरण के प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं, जिससे आग लगने का खतरा न्यूनतम होता है। ओके, आपको पता है जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तो वहां पर क्या हो सकता है? गर्मी हो तो वहां पर आग हो लग सकती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये जो ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें तापन तत्वों का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का इनमें उपकरण लगे होते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे उत्पन्न ऊष्मा से होने वाली जो क्षति है वो कम हो जाती है या उसको रोका जा सकता है। और क्या करता है ये? ऑक्सीकरण के प्रति भी प्रतिरोधी होता है, जिससे आग लगने का खतरा न्यूनतम होता है। तो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है उसकी उस पर कई कारकों पर यह निर्भर करता है। ठीक है। क्या कहा मैंने? कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले है तार की सामग्री। ठीक है। जो तार है वो किससे बनी हुई है?
नाइक्रोम जैसी सामग्री तांबे या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक गर्मी पैदा करती है। ओके, तो जिस चीज से तार का निर्माण हुआ होता है हम उसे कहते हैं तार की सामग्री। तो नाइक्रोम जैसी सामग्री तांबे और एल्युमिनियम की तुलना में क्या करता है बेटा? अधिक गर्मी पैदा करता है। दूसरा है तार की लंबाई। तो लंबे तार का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है, इसीलिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो तार की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द वायर, वो भी क्या करता है बेटा? ऊष्मा उत्पन्न करने में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लंबा तार होता है, जो लंबाई होती है तार की, वो क्या होता है? उसका प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो अधिक होता है, इसीलिए ये अधिक ऊष्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। और तीसरा फैक्टर है तार की मोटाई। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए यह अधिक ऊष्मा जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो तार की मोटाई, सामग्री किससे बनी हुई है, तार की लंबाई, ये सभी तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर जो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, अब विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के अनुप्रयोग, यानी कि हमारे जो डेली लाइफ में हम विद्युत धारा के तापीय प्रभावों को कहाँ देख सकते हैं, कैसे ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, जरा देखते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक गीजर्स है ना, हम अपने घरों में या होटल्स में या फिर अन्य जो बिल्डिंग्स होते हैं उनमें पानी गर्म करने के लिए गीजर्स का यूज करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक गीजर कहते हैं। ठीक है, तो ये किस पर निर्धारित है बेटा? किस पर निर्धारित है, किस पर बेस्ड है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि तापीय ऊर्जा, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर ये निर्भर करता है। चलिए, पानी गर्म करने वाला रॉड, अब ये साधारण सा एक रॉड है पानी गर्म करने वाला, हम वाटर हीटर कहते हैं इसको। ये भी जो है क्या करती, ये भी इस पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए, आयरन प्रेस तो आपको पता ही है, हम लोग सभी कपड़े प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें भी किसका प्रयोग होता है बेटा? तापीय प्रभाव का ही प्रयोग होता है। नाउ, तापन तत्व क्या है? देखो बेटा, इन जो अभी मैंने आपको उपकरण दिखाए, इन उपकरणों में तार की कुंडलियां होती है ना, कॉइल्ड वायर्स होते हैं, जिन्हें तापन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? हम तापन तत्व कहते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, अब चाहे आयरन बॉक्स हो या फिर आपका वाटर गीजर हो, वाटर हीटर हो, इन सब में क्या होता है? तार की कुछ कुंडलियां होती है जो क्या करती हैं? तापन तत्व कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इनको हम तापन तत्व कहते हैं। ठीक है, अब ये जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या कहा मैंने? जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर क्या करती है? ये ऊष्मा उत्पन्न करती है। तीव्र ताप के कारण ये कुंडलियां अक्सर चमकीले नारंगी या लाल रंग में चमकती है। ओके, तो बहुत ज्यादा हीट इसमें से पास होता है, तो इसीलिए इनका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? इनका कलर नारंगी लाल रंग का चमकीला चमकीला सा रंग इनमें हो जाता है। ठीक है, चलिए, तापन तत्व का प्रकार और डिजाइन उपकरण के उद्देश्य के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ को दूसरे की तुलना में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कई उपकरण कई प्रकार के होते हैं, है ना। अब जैसे वाटर हीटर में जो है जो कुंडली लगी हुई है, जिसमें जो है तापन जो है वो किसके, एक वाटर सॉरी एक जो हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए जो हीटर्स होते हैं, उनसे अलग होते हैं, है ना। तो ये सभी हमने कहा तापन तत्व का प्रकार और डिजाइन उपकरण के उद्देश्य के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ को दूसरों की तुलना में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कुछ को कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप ये समझ गए कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है ना। जब भी एक सर्किट से, एक कंडक्टर से, एक चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी अभी हमने देख लिया।
ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा जब बहती है तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम प्रयोग करते हैं, सर्किट ब्रेकर का हम प्रयोग करते हैं। तो उसका उपयोग क्या है, वो क्या है? ठीक है, उसको जरा डिटेल में जरा देख लेते हैं हम लोग, सर्किट फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। फ्यूज या सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा उपकरण है। क्या है ये? फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जो है वो एक सुरक्षा उपकरण होते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस है, जो उपकरणों को अधिधारा या अधिभार से बचाता है। जब हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज आता है तो उससे हमारे घरों में लगे हुए जो उपकरण होते हैं उनसे ये बचाता है। और यह सर्किट में विद्युत स्रोत के बाद और उपकरणों से पहले लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है बेटा? सर्किट में विद्युत स्रोत के बाद और उपकरण से पहले जो है इसको लगाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब फ्यूज जो है एक ठीक है, एक सॉरी फ्यूज एक फ्यूज एक कम प्रतिरोध वाले तार से बने होते हैं। देखो बेटा, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इसके बीच में एक तार है ना? ये बहुत ही कम प्रतिरोध वाले तार से बने होते हैं जो अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? ये जो तार है, जो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक सर्किट में से, तो ये इसमें से जब पास होती है तो ये पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है और सर्किट टूट जाता है और क्षति और आग लगने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के सामान्य कारणों में शॉर्ट सर्किट, जब तार सीधे आपस में टकराते हैं, या पानी के कारण, या ओवरलोड के कारण, यानी कि जब एक सर्किट से बहुत सारे उपकरण जुड़े होते हैं, वो शामिल है। ठीक है, तो तब क्या हो जाता है बेटा? शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, है ना? तो बहुत ज्यादा जब धारा बहती है एक सर्किट में से, तो क्या होता है? फ्यूज में लगा हुआ जो कम प्रतिरोध वाला जो तार है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो क्या हो जाती है? वो पिघल जाती है और वो सर्किट जो है टूट जाता है, जिससे कि उसमें लगे हुए जितने भी उपकरण हैं वो बच जाते हैं, यानी कि उनमें कोई क्षति नहीं पहुंचती। अब बेटा, प्रत्येक फ्यूज की एक अधिकतम धारा और वोल्टेज रेटिंग होती है, इसीलिए उपकरण के लिए सही फ्यूज चुनना बहुत बहुत जरूरी होता है। बहुत कम रेटिंग वाले फ्यूज का इस्तेमाल करने से बार बार रुकावटें आ जाती है। ठीक है, जबकि बहुत ज्यादा रेटिंग वाला फ्यूज मामूली ओवरलोड में भी नहीं फटेगा, जिससे नुकसान का खतरा रहता है। इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है कि जो होता है फ्यूज जो है ना बेटा, फ्यूज को जब भी आप चुने तो आप क्या करिएगा? अच्छे रेटिंग वाले फ्यूज को चुनिएगा, क्योंकि कम रेटिंग वाले फ्यूज का उपयोग हम करेंगे तो सही प्रकार से वो काम नहीं करेगा, उसमें बार बार रुकावटें आएगी और इससे हमारे जो उपकरण उससे लगे होते हैं, सर्किट से जो लगे होते हैं, वो भी नुकसानदायक हो जाए, यानी कि वो खराब हो सकते हैं। अब अब देखो बेटा, एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम एमसीबी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये सुरक्षित सीमा से अधिक करंट प्रवाहित होने पर स्वतः बंद हो जाती है। तो बेटा, आजकल जो है फ्यूज के बदले में एमसीबी का प्रयोग जो है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, घरों में, बिल्डिंग्स में, अस्पतालों में, हर जगह पर। तो इसमें क्या होता है, इसका एक फायदा क्या होता है कि अधिक करंट प्रवाहित हो रहा है, एक सीमा से अधिक, सुरक्षित सीमा से अगर अधिक करंट प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो जाता है? ये अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रिपिंग। क्या कहते हैं उसको? हम ट्रिपिंग कहते हैं। फ्यूज के विपरीत एमसीबी में तार नहीं होते हैं और ये करंट के तापन प्रभाव पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? जो एमसीबी है वो क्या करता है? सीमा से, सुरक्षित सीमा से अधिक करंट जब प्रवाहित होता है तो अपने आप बंद हो जाता है, पहली बात तो ये।
दूसरा ये कि फ्यूज के विपरीत एमसीबी में तार नहीं होते हैं, और ये करंट के किस प्रभाव पर निर्भर करता है बेटा? तापन प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्यूज के फटने के बाद उन्हें बदलना पड़ता है ना। एक 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 बार जब भी फ्यूज फटता है तो हम क्या करते हैं, उस फ्यूज को बदल लेते हैं, बदलना पड़ता है। लेकिन एमसीबी को सामान्य स्विच की तरह रीसेट करके फिर से चालू किया जा सकता है। सोचो कितना फायदा है इसका। फ्यूज जो है हमें हर बार जो जब भी जो है वो फटता है या उसका अंदर का जो तार है वो गल जाता है तो हमें उसको बदलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एमसीबी, जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप सामान्य स्विच को रीसेट करते हैं, उसी तरह से उसको रीसेट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो बेटे हम एक प्रयोग भी कर लेते हैं, उससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है। चलिए आपको समझाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने एक जो है सर्किट बनाया था आपको, है ना, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट जो है बना के दिखाए थे, है ना। तो बेटा यहाँ पर जो सर्किट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है बच्चों? क्या दिखाई पड़ रहा है? कौन सा सर्किट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? ये एक ओपन सर्किट है। यहाँ पर स्विच जो है वो किस पोजीशन में? ऑफ पोजीशन में है ना। अब हमने स्विच को डाल दिया तो अभी ये कौन से पोजीशन में है? ये एक क्लोज सर्किट है ना। अब ये क्लोज सर्किट से क्या बह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, यानी कि विद्युत धारा जो है बह रही है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में तार की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि तार किस प्रकार के होने चाहिए, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जैसे कि तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार वगैरह जो मेटल्स के तार होते हैं, उसमें से बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाती है, जो है इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो है होता है। ओके। फिर हमने बल्ब के बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था बल्ब के बारे में? कि बल्ब के अंदर कौन से गैसेस होते हैं, बल्ब के भाग कौन कौन से, इसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। और इसका जो फिलामेंट होता है जो जलता है, वो कैसा होता है? उसका गलनांक जो है बहुत ज्यादा होता है ना। और बैटरी के बारे में भी बताया था आपको कि जो बैटरी या जो सेल होती है, सेल जो है वो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, इतनी बातें तो आपने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था बच्चों। अब हम बात कर रहे थे किसकी? फ्यूज की बात कर रहे थे, है ना। तो बेटा फ्यूज जो है क्या करती है? यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ फ्यूज को, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जाकर लगाएंगे फ्यूज को। चलिए बेटा, फ्यूज लगा दिया हमने, ठीक है। अब जरा देखते हैं, चलिए अब जो है स्विच ऑन कर दिया। नॉर्मली जो धारा है, इलेक्ट्रॉन्स है वो बह रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बल्ब जल रहा है, यानी कि इससे जुड़े हुए जो उपकरण है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ओके। फिर क्या हुआ, अचानक से वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे, फ्यूज की तरफ आप ध्यान दीजिए, फ्यूज के अंदर एक तार लगा हुआ है। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा आप देखोगे कि वो तार जो है वो पिघलकर टूट जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो धारा है जो बह रही थी, ये यहाँ पर टूट गया है ना, यहाँ पर ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो तार है वो टूट गया है। फ्यूज जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज के बहने के कारण फ्यूज जो है इसके अंदर का जो तार है वो फट गया, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, धारा का बहाव इसने रोक दिया, क्योंकि हाई वोल्टेज है, बहुत ज्यादा लोड है, तो इससे लगे हुए जो उपकरण है वो खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूज का काम आपको पता लग गया क्या है। अब देखो बेटा, इस फ्यूज को मैंने बताया आपको, इस फ्यूज के बदले में आजकल हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एमसीबी का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हर बार जब भी ये फ्यूज का तार टूटता है या फ्यूज फटता है तो हमें हर बार इसको बदलना पड़ता है। तो इसकी जगह पर आजकल हम एमसीबी का प्रयोग कर रहे हैं।
ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? इलेक्ट्रिक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको क्लियर हो गया है बेटा? चलिए, अब हम बात करते हैं आईएसआई मार्क की। किसकी बात करेंगे हम? आईएसआई मार्क की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आईएसआई मार्क क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सभी अभी हम देखते हैं। चलिए बेटा, तो आईएसआई मार्क का महत्व क्या है? आईएसआई का तात्पर्य भारतीय मानक संस्थान है, ठीक है। क्या है? भारतीय मानक संस्थान है। आईएसआई चिन्ह ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। यानी कि आप जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या कुछ भी यूज करते हैं, वो क्या विशिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करता है? अगर पूरा करता है तभी उनको क्या दिया जाता है? आईएसआई मार्क दिया जाता है, ठीक है। आईएसआई मार्क वाले उत्पादों का उपयोग सुरक्षा और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। क्या करता है? आईएसआई मार्क जो है वो उत्पादों के उपयोग की सुरक्षा और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। और बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों का चयन करना बहुत बहुत जरूरी है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS अनुरूप उत्पादों को आईएसआई चिन्ह प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप जो चीज़ें खरीदते हैं, अप्लायंसेस वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या लगा हो? आईएसआई मार्क लगा हुआ हो, जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो इतनी बातें भी क्लियर हो गई है, ये आपके लिए एक अधिक जानकारी थी। तो हमने देखा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में भी हमने देख लिया, आईएसआई मार्क के भी बारे में देख लिया। अब छोटी सी एक जानकारी अगला जो देने वाले हैं हम आपको, वो है विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव के बारे में देते हैं। एक मिनट। तो बच्चों, जिस प्रकार से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने देखा। विद्युत धारा का एक और प्रभाव है जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अथवा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है? तो बेटा, जब भी विद्युत जो है, जब एक लोहे की छड़ के चारों ओर लिपटे तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो छड़ चुंबक की तरह वो व्यवहार करता है। छड़ चुंबक यानी क्या है बेटा? जो बार मैग्नेट है उसकी तरह वो कार्य करता है, ठीक है। तो जब लोहे की छड़ के चारों ओर हम तार लिपटाते हैं, उससे एक बैटरी को जोड़ते हैं, तो वो कैसे कार्य करता है? एक चुंबक की तरह, छड़ चुंबक की तरह वो कार्य करता है। अब इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं या इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, ठीक है। अब बेटा, यहां पर आपको एक व्यक्ति की फोटो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ठीक है। तो विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है इन्होंने की थी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने की थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। अब इन्होंने क्या किया था, जरा देख लेते हैं। चलिए, एक बार जो है, वे बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने व्याख्यान की तैयारी करते समय उन्होंने देखा कि बैटरी से जुड़े एक तार के पास रखे चुंबकीय कंपास की सुई क्या हो रही है? विक्षेपण दिखा रही है।
ठीक है, क्या देखा उन्होंने कि बैटरी से जुड़े एक तार जो है वो बैटरी से जोड़ के रखा हुआ था। उसके पास उन्होंने एक चुंबकीय कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास, है ना। आपने सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेटिक कंपास के बारे में। तो उसमें उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो उसमें सुइयां होती है ना, तो वो सुई जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, विक्षेपण दिखा रही थी। और ये विक्षेपण हर बार बैटरी को चालू और बंद करने पर होता था। तो क्या ध्यान दिया उन्होंने, उन्होंने देखा कि जब इस बैटरी से जुड़े हुए तार के पास जो रखा हुआ चुंबकीय कंपास है, उसकी सुई में विक्षेपण हो रहा है। और ये विक्षेपण कब हो रहा है? हर बार बैटरी को चालू और बंद करने पर हो रहा है। तो उन्होंने महसूस किया कि किसी परिपथ में, यानी कि किसी भी एक सर्किट में, धारावाही तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आपने सिक्स्थ में पढ़ा है, जब हमने मैग्नेट्स के चैप्टर्स पढ़े थे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो चुंबक जहां पर रखते हैं उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि परिपथ में धारावाही तार की, वो जो तार है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक मैग्नेटिक क्षेत्र जो है बन रहा है। ठीक है। तो उसी से उन्होंने पता लगाया कि जो है इस तरह से ये एक विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, यानी कि जो उसका चुंबकीय प्रभाव जो है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग, यानी कि इसका एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, ये जरा देख लेते हैं। तो अनुप्रयोग विद्युत चुंबकों का जो उपयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। जो बड़े बड़े मशीन्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एमआरआई, सीटी वगैरह के जो मशीन्स होते हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग किया जाता है, खिलौनों में किया जाता है, लौह उद्योगों में किया जाता है, और सबसे ज्यादा बिजली की घंटी बनाने में, ओके, जो बिजली की घंटी होती है वो बनाने में किया जाता है। क्रेन के का उपयोग सामग्री उठाने के लिए, उद्योगों में लोहे के स्क्रैप को अलग करने और कारों को उठाने के लिए किया जाता है। तो उसमें भी जो है इसका, इस सिद्धांत का प्रयोग, इस प्रिंसिपल का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। आपको बताया था ना मैंने एक बार कि जो मैग्नेट्स होते हैं, जिसके जो बड़े बड़े जो क्रेन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो कार्स वगैरह जो होते हैं, जो स्क्रैप्स होते हैं, उन उसमें से जो लोहे की चीज़ों को जो है उठाते हैं। और ये विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग मैग्लेव नामक विद्युत चुंबकीय रेल गाड़ियों में भी किया जाता है। तो कई प्रकार के उपयोग आजकल हम विद्युत चुंबक से कर रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा अनुप्रयोग जो है हो रहा है। ठीक है। तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिस तरह से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, उसी तरह से विद्युत धारा का मैग्नेटिक प्रभाव अथवा चुंबकीय प्रभाव भी होता है। तो हमने देखा, जब लोहे के छड़ के चारों ओर लिपटे तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो छड़ किसकी तरह प्रयोग करता है बेटा, किसकी तरह व्यवहार करता है? एक छड़ चुंबक की तरह प्रयोग करता है। फिर हमने देखा कि इस चुंबक को हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट अथवा विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। और इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने की थी। और उन्होंने ये कब की थी? जब वे एक व्याख्यान की तैयारी कर रहे थे। बैटरी से जुड़े एक तार के पास चुंबकीय कंपास में उन्होंने विक्षेपण देखा, और हर बार जब भी वो बैटरी को वो चालू करते और बंद करते, तो वो विक्षेपण उन्हें दिखाई पड़ रहा था, है ना। और उन्होंने ये महसूस किया कि किसी परिपथ में धारावाही धारा के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसी से उन्होंने इस प्रिंसिपल को, कि विद्युत धारा का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव भी होता है, इसकी उन्होंने खोज की, है ना। और हमने ये भी देख लिया कि विद्युत धारा के
अनुप्रयोग हम दैनिक जीवन में किन किन कार्यों में, किन किन उपकरणों में हम करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ओके, आई होप आज का क्लास सभी को क्लियर हो गया है बच्चों। तो हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में देखा कि किस तरह से एक चालक में से जब विद्युत धारा बहती है तो उसमें तापीय प्रभाव होता है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्यूजर सर्किट ब्रेकर भी देख लिया, आईएसआई मार्क्स का उपयोग भी हमने देख लिया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।